देख विनय, हमारे पास हमारे माँ बाबा की ज्यादा जमीन नहीं है, इसीलिए नदी के किनारे जो जमीन है वह तुम रख लो और गांव में जो जमीन है वह मैं रख लेता हूँ। लेकिन भैया, नदी के पास वाली जमीन तो बंजर पड़ी हुई है। देवर जी, जमीन तो आपको वही लेनी पड़ेगी। अगर आपको वह जमीन चाहिए तो ले लीजिए, नहीं तो वह जमीन भी आपको नहीं मिलेगी। समझे आप? भाभी, यहाँ हम दो भाइयों में बात चल रही है। अगर आप बीच में ना बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। विनय, तुझे नहीं लगता कि तू अपनी भाभी से कुछ ज्यादा ही जुबान लड़ा रहा है? तू अपनी औकात भूल गया है क्या? विनय जी, रहने दीजिए। इन लोगों से हम जीत नहीं सकते क्योंकि यह पैसे वाले हैं और हम नहीं। ये जो जमीन हमें दे रहे हैं, हमें वहीं रख लेना चाहिए, वरना हमें वो भी नहीं मिलेगी। सुमिता की बात सुनकर अब विनय चुप हो जाता है और इस तरह जमीन का बंटवारा हो जाता है। नदी के किनारे वाली बंजर जमीन विनय के हिस्से में आती है और अच्छी जमीन जिसमें फसलें काफी अच्छी हुआ करती थी, वह महेश के हिस्से में आ जाती है। विनय जी, आप इस तरह क्या देख रहे हैं? सुमिता, मैं देख रहा हूँ कि हमारी किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। देखो ना, जब तक माँ बाबा जिंदा थे तब तक सब कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके जाने के बाद ही सब कुछ खराब हो गया। अगर आज उनके रहते रहते जमीन का बंटवारा होता तो शायद महेश भैया हमारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करते। कोई बात नहीं जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर उन्होंने हमारे हिस्से में यह बंजर जमीन लिखी है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। हम भले ही गरीब हैं, लेकिन हमें जीवन कैसे बिताना है यह ऊपर वाला ही बताएगा। सुमिता की बात सुनकर विनय उसके गले लग जाता है और इस तरह अब दोनों मियाँ बीवी इस बंजर जमीन पर अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं और रहते हैं। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ दिन प्रतिदिन महेश अमीर और विनय गरीब होता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन सुमिता की तबीयत काफी खराब हो जाती है, लेकिन विनय के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। सुमिता की हालत देख विनय अपने भाई महेश के पास जाता है और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए उससे कहता है, भैया, सुमिता बहुत बीमार है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आया हूं। कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं सुमिता का इलाज करवा सकूं। गांव बसा नहीं कि भिखारी पहले आ गए। अरे, तूने हमारे घर को पैसों का भंडार समझ रखा है क्या? यहाँ पर पैसों का पेड़ नहीं लगे कि जब मन चाहा मुंह उठाकर चले आए। भाभी माँ, कृपा करके मेरी मदद कर दीजिए। अगर आज उसको दवा नहीं मिली तो वह मर जाएगी। मरती है तो मर जाए, उससे हमें क्या? वैसे भी जब हमने जमीन बांटी तभी हम लोगों का रिश्ता भी बढ़ चुका था। विनय अपने भैया भाभी से कुछ पैसों की मदद मांगने की आस में उनके पास गया था, लेकिन उसे वहां से भी निराशा ही मिलती है, जिसके बाद विनय रोते हुए अपनी बंजर जमीन पर खेती करने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वह खुदाई करता, वैसे वैसे मौसम में बदलाव आता रहता। यह क्या है? जैसे ही विनय उस लाल कपड़े को हटाता है, तो उसकी आंखें चौंधिया जाती है, क्योंकि उस मटके में सोने के अंगूर रखे हुए थे। ये क्या? ये तो सोने के अंगूर है। विनय अब जैसे ही उन सोने के अंगूर को बाहर निकालता है कि तभी देखता है कि उस सोने के अंगूर के नीचे एक अंगूर और रखा है, जो एक मामूली अंगूर के साइज का नहीं, बल्कि उससे बड़ा अंगूर था, जिसका रंग नीला था। ये क्या है? अजीब सा मटका हमारे खेत में। इस मटके के अंदर ये सोने के अंगूर है और इन सोने के अंगूरों के नीचे एक और अंगूर जिसका रंग नीला है। मैंने आज से पहले इस नीले अंगूर को कभी नहीं देखा। विनय यह बात बोल ही रहा होता है कि तभी उसके हाथ से वह अंगूर उछलकर उसके खेत में गिर जाता है और कुछ ही देर में उसकी बंजर जमीन पर अंगूरों का बगीचा आ जाता है और हर डाल में नीले अंगूर थे। यह देख विनय को यह समझते देर नहीं लगती कि यह अंगूर कोई मामूली अंगूर नहीं, बल्कि एक जादुई अंगूर है। ये कैसा चमत्कार है! मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। विनय, मैं कोई मामूली अंगूर नहीं बल्कि एक जादुई अंगूर हूँ। तो तुम बोल सकती हो, लेकिन भला एक अंगूर कैसे बोल सकता है? हाँ विनय, मैं बोल सकता हूँ।
क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया कि मैं कोई मामूली अंगूर नहीं हूं, बल्कि एक जादुई अंगूर हूं, और यह जो बगीचा तुम देख रहे हो वो अब से तुम्हारा ही है। लोगों को यह जगह देखने में बंजर लगती थी, जिस कारण लोग इस जमीन को कभी नहीं खरीदते थे। लेकिन तुम्हारे पिता ने इस जमीन को खरीदा, पर वो भी इस जमीन की सच्चाई से वाकिफ रह गए। दुख में ही सही, लेकिन तुमने इस जमीन को इतना गहरा खोदा कि तुम मुझ तक पहुंच गए। आज से इस बाग के मालिक तुम हो। और हाँ, यह जादुई अंगूर कोई मामूली अंगूर नहीं, बल्कि एक आयुर्वेदिक अंगूर भी है। आयुर्वेदिक वो कैसे? विनय, यदि तुम इस अंगूर को किसी बीमार व्यक्ति को खिला देते हो, तो उस बीमार व्यक्ति की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चाहे वह रोग कितना भी पुराना क्यों ना हो। लेकिन यह जादुई नीला अंकुर उसका रोग चुटकियों में गायब कर देगा। जादुई अंगूर की बात सुनकर कहीं ना कहीं विनय के मन में एक आस जागती है और वह जगमगाती आंखों से उत्साह भरे स्वर में अंगूर से सवाल करता है। अगर ऐसी बात है, जादुई अंगूर, तो क्या मैं इस जादुई नीले अंगूर को अपनी पत्नी को खिला सकता हूँ? क्योंकि मेरी पत्नी की हालत काफी गंभीर है और किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। हाँ, तुम अपनी पत्नी को यह अंगूर खिला सकते हो। यह अंगूर खाते ही तुम्हारी पत्नी बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूं। जब भी मेरी जरूरत हो तब तुम मुझे याद कर लेना। और हाँ, इस बगीचे का उपयोग अपने लालच में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करना। इतना बोलकर वह जादुई अंगूर एक मामूली अंगूर में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद विनय उस जादुई अंगूर और सोने के अंगूर को उसी मटके में रख देता है और अपने बगीचे से कुछ अंगूर तोड़कर अपनी पत्नी सुमिता के लिए ले जाता है, जहां वह देखता है कि सुमिता का खांसते हुए बुरा हाल हो रखा है। विनय अब जल्दी से मटके से पानी निकालकर सुमिता को पिलाता है और उसे वह अंगूर खाने के लिए देता है। सुमिता, तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। एक काम करो, तुम ये अंगूर खा लो। विनय जी, आप ये अंगूर कहाँ से लेकर आए? कहीं आपने चोरी तो नहीं करी? नहीं नहीं सुमिता, मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि इस तरह विनय अब सुमिता को सारी बात बताने लगता है कि किस तरह उसको वह जादुई अंगूर मिला। यह सब जानने के बाद सुमिता कुछ बोलती उससे पहले विनय उसे वह अंगूर खाने के लिए कहता है। सुमिता, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम इस अंगूर को खा लो ताकि तुम ठीक हो सको। विनय की बात सुनकर सुमिता उस नीले अंगूर को खा लेती है और कुछ ही देर में सुमिता बिल्कुल ठीक हो जाती है। यह देख विनय और सुमिता को विश्वास हो जाता है कि उनके पास कोई मामूली अंगूर नहीं, बल्कि जादुई अंगूर है। विनय अब ठान लेता है कि वह अपने अंगूर के बगीचे की देखरेख करेगा, साथ ही जिस किसी को भी उस नीले अंगूर की जरूरत होगी वह उसे फ्री में वह अंगूर दे देगा। समय बीतता है और समय के साथ साथ वह ऐसा ही करता है। विनय जी, दूसरों की मदद कर कितना अच्छा लग रहा है ना? सच कहते हैं लोग कि दूसरों की भलाई करने से हमारा भला होता है। लोगों का तो पता नहीं, लेकिन सुमिता, तुमने मुझे वो हिम्मत दी जो शायद मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। तुमने कहा था कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वह एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता खोल देते हैं, और देखो, सच में उन्होंने हमें एक नया रास्ता दिखाया है। इस तरह विनय और सुमिता अब आए दिन लोगों की मदद किया करते और बदले में लोग उन्हें उनकी कीमत अदा करके जाते। अब उनके जादुई अंगूर की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। यह खबर विनय के भाई महेश तक भी पहुंचती है। हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने वह बंजर जमीन विनय को दे दी। काश वह जमीन हमने विनय को ना दी होती तो आज हम उस जमीन पर राज कर रहे होते। वह जादुई अंगूर विनय के नहीं, बल्कि हमारे हाथ लगती। भाग्यवान, वह जमीन विनय के हिस्से में देने का मेरा नहीं, बल्कि तुम्हारा फैसला था। मैं भी बड़ा मूर्ख किस्म का इंसान था, ना जाने क्यों मैं तुम्हारी बातों में आ गया। महेश और प्यारी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका इकलौता बेटा पिंटू पेट के दर्द से तड़पता हुआ उनके पास आता है। माँ, पापा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है अब मैं बचूंगा नहीं। पिंटू, ये तू कैसी बात कर रहा है?
अरे तेरी उम्र ही क्या हुई है जो इस तरह की बात कर रहा है? माँ, मैं सही कह रहा हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पिंटू यह बात बोल ही रहा होता है कि तभी पिंटू को उल्टियां होने लगती है और अपने बेटे की इतनी गंभीर हालत देख प्यारी और महेश को विनय के अंगूर के बारे में याद आता है और वह अपने बेटे के लिए दौड़ते हुए विनय के पास जाते हैं और उसके पैर में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर देना। मैंने ना जाने तुझ पर कितने जुल्म किए। मैंने तुझे खुद से दूर इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि माँ बाबा के जमीन में तेरा कोई हिस्सा हो। लेकिन देख, मुझे मेरे किए का फल। सोनपुर नाम के एक गांव में मिंटू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक गरीब किसान थे। वह खेत की एक छोटी सी जमीन पर फसल उगाकर उसी से अपना घर चलाया करते थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे, इसलिए कभी कभी उन्हें कुछ दिन सादा भात खाकर भी काम चलाना पड़ता था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। बेटा, खाने में तो बस आज यह सादा भात बना है। कुछ दिनों से सब्जियां बेचकर तेरे पिताजी की अच्छी कमाई नहीं हो रही, इसलिए घर में खाने को और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ, तुम मुझे सादा भात ही दे दो। मिंटू देखता है कि पतीले के सारे चावल उसकी माँ उसकी थाली में डाल रही है। उन्होंने अपने खाने के लिए थोड़े से भी चावल नहीं बचाए, तो वह समझ गया कि घर में खाने के लिए सिर्फ इतने ही चावल है। अरे मुझे इतने सारे चावल मत दो माँ, मुझे इतनी भूख नहीं लगी है। तुम मुझे इसमें से आधे चावल ही दो, वरना फिर मेरा पेट दर्द करेगा। अरे लेकिन अभी तो तू कह रहा था तुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो फिर अब क्या हो गया? हाँ, तो इतनी ही भूख लगी है कि इसमें से आधे चावल खा पाऊं। इतने सारे चावल मैं नहीं खा पाऊंगा। इसमें से आधे चावल तुम खा लो, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। मिंटू बहाना बनाकर अपनी माँ को भी आधे चावल खिला देता है, लेकिन इतने से चावलों से उन दोनों का ही पेट नहीं भरता। तभी घर के बाहर मिंटू के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने आते हैं। अरे पप्पू, अरे जल्दी से बाहर निकल, चल नदी के किनारे खेलने चलते हैं दोस्त। माँ, मेरे दोस्त आ गए हैं, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। ठीक है माँ। मिंटू अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। तभी खेलते खेलते वह सभी बच्चे बहुत थक जाते हैं। यार, मुझसे तो अब और नहीं खेला जा रहा, मैं तो बहुत थक गया हूँ। मेरा मन कर रहा है कि घर चला जाऊं। हाँ, मेरा भी मन घर जाने को कर रहा है। चलो सब घर चलते हैं। नहीं यार, अभी मैं इतना थक चुका हूं कि चल नहीं सकता। मैं यहाँ थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ, उसके बाद घर जाऊंगा। तो फिर तू यहाँ पर बैठकर आराम कर, हम दोनों घर जाते हैं। ठीक है। मिंटू वहीं पर लीची के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। इस पेड़ के ऊपर कितनी सारी स्वादिष्ट लीची लगी हुई हैं, लेकिन यह पेड़ तो बहुत ऊंचा है। मैं चाहकर भी इस पेड़ से इन लीची को नहीं तोड़ सकता। आज दिन में मैंने बस थोड़ा सा भात खाया था, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। कितना अच्छा होता अगर यह लीची मुझे अपनी कुछ लीची खाने के लिए दे देता। मिंटू के इतना कहते ही पेड़ से कुछ लीचियां टूटकर मिंटू के पास आकर गिरती है, तो वह हैरान रह जाता है। अरे वाह, मैंने इस पेड़ से लीचियां मांगी तो उसने तुरंत ही लीचियां खाने को दे दी। एक बार और कोशिश करता हूं। लीची के पेड़, मैं तो इन लीची को खाकर अपना पेट भर लूंगा, लेकिन मेरे घर पर मां और पिताजी भूखे हैं। क्या तुम उनके लिए मुझे कुछ लीचियां दे सकते हो? मिंटू के इतना कहते ही टोकरी के अंदर रखी हुई बहुत सारी लीचियां उसके सामने आ जाती है। इसका मतलब यह मेरा भ्रम नहीं है, यह लीची का पेड़ सचमुच में कोई जादुई पेड़ है। तुमने ठीक पहचाना मिंटू, मैं जादुई लीची का पेड़ हूँ। जो भी नेक दिल इंसान मेरे पास आकर मुझसे कोई भी मदद मांगता है, मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो। हाँ हाँ कहो, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? कुछ दिनों से मेरे पिताजी का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। हमारा एक छोटा सा खेत है, पिताजी उसी खेत में उगी सब्जियां बाजार में बेचते हैं, लेकिन कुछ दिनों से हमारे खेत में सब्जियां ठीक से उग नहीं रही हैं, जिस वजह से घर में पैसों की बहुत परेशानी हो गई है। क्या तुम अपने जादू से
हमारे खेत की फसल ठीक कर सकते हो? हमारे खेत में बहुत अच्छी फसल उगे, ऐसा करो ताकि हमारे घर में पैसों की परेशानी खत्म हो जाए। ठीक है मिंटू, तुम आज रात अपने खेत में जाकर खुद पानी देना। कल सुबह तक तुम्हारे खेत की फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। ठीक है जादुई लीची के पेड़, मैं ऐसा ही करूंगा। अब अंधेरा होने वाला है, मुझे अपने घर जाना होगा वरना मेरी माँ चिंता करेंगी। मिंटू अपने घर आकर अपनी माँ को जादुई लीची के पेड़ के बारे में सारी बात बताता है। अच्छा, यह सब कहानियां बनाने कहाँ से सीखी तूने? मुझे अच्छी तरह पता है। घर आने में तुझे देरी हो गई और मैं तुझे डांटू न, इसलिए मुझे यह कहानी बनाकर सुना रहा है। दिन पर दिन बहुत चालाक होता जा रहा है तू। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने जादुई लीची के पेड़ से हमारा खेत ठीक करने के लिए कहा, तो उसने मुझसे कहा है कि मुझे आज रात खेत में पानी देना होगा, तो सुबह तक हमारा खेत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं डांट रही तुझे। अब यह कहानी सुनाना बंद कर, यह लीची खा और सो हो जा। तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? और मैं अभी नहीं सोऊंगा, अभी तो मुझे खेत को पानी देकर आना है, उसके बाद ही मैं घर पर आकर सोऊंगा। इतना कहकर मिंटू अपने खेतों को पानी देने चला जाता है। खेत को पानी देकर वह वापस अपने घर आकर सो जाता है। आज इसे क्या हो गया जो इतनी रात को खेत में पानी देकर आया है? आज खेलकर देर से घर आया था तो मुझे कह रहा था कि वहाँ पर मुझे जादुई लीची का पेड़ मिला, जिसने मुझे कहा कि अगर मैं अपने खेतों में आज रात को पानी दूंगा तो सुबह तक हमारा खेत बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इस बहाने कम से कम ये खेतों में पानी डालने तो गया। सभी लोग सो जाते हैं। मिंटू सुबह उठते ही चप्पल पहनकर खेत में जाने लगता है। तभी उसकी माँ उसे टोकते हुए कहती है, अरे ओ साहब जी, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? कम से कम अपना मुंह तो धो लो। नहीं माँ, मैं बाद में अपना मुंह धो लूंगा, पहले मैं अपने खेत को जाकर देखूंगा। यह लड़का भी ना। मिंटू जल्दी से भागा भागा अपने खेत को जाकर देखता है तो सचमुच उसका खेत ताजा सब्जियों से हरा भरा हुआ रहता है। वह अपने खेत को इस तरह देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह दौड़ता हुआ जल्द से अपने घर वापस आता है। माँ पिताजी जल्दी से खेत में चलिए, हमारा खेत ठीक हो गया, हमारे खेत में बहुत सारी सब्जियां हो गई हैं। क्या ये तू हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रहा ना मिंटू? नहीं पिताजी, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलकर देखिए। इस बार मिंटू के माता पिता उसकी बात मानकर उसके साथ खेत की ओर जाते हैं। जब वह अपने हरे भरे खेत को देखते हैं तो उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अनीता, हमारा खेत तो सचमुच बिल्कुल हरा भरा हो गया। हाँ जी, इसका मतलब कल रात को ये बिल्कुल सच कह रहा था। हाँ माँ, उस जादुई लीची के पेड़ ने तो कमाल कर दिया। मैं आज इन ताजा सब्जियों में से जादुई लीची के पेड़ के लिए अच्छी सी सब्जी बनाऊंगी। तू उसके लिए मेरे हाथ की बनी रोटी सब्जी लेकर जाना और कहना तुमने हमारी मदद की, इसलिए माँ ने तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बनाकर भेजी है। ठीक है माँ, मैं ले जाऊंगा। मिंटू के पिताजी खेत से सब्जियां तोड़कर बाजार में सब्जियां बेचने चले जाते हैं और मिंटू की माँ जादुई लीची के पेड़ के लिए सब्जी और रोटी बनाकर तैयार करती है। मिंटू उन्हें लेकर जादुई लीची के पेड़ के पास जाता है। जादुई लीची के पेड़, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। तुमने कल कहा था ना कि अपने खेत को जाकर पानी देना, तो सुबह तक तुम्हारा खेत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, तुम्हारे जादू से अब हमारा खेत बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है चिंटू, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये सब तो तुम्हारी ही मदद से हुआ है। तुम्हें पता है आज मेरी माँ ने तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बनाकर भेजी है। उन्होंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम इसे खाओगे ना? मिंटू की यह बात सुनकर जादुई लीची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम रो मत। नहीं मिंटू,
दरअसल तुम्हारी माँ ने मेरे लिए खाना बनाकर भेजा, इसीलिए मैं भावुक हो गया। आज तक मैंने न जाने कितने जरूरतमंद लोगों की मदद की, लेकिन उनमें से कोई भी कभी मेरा धन्यवाद करने के लिए नहीं आया। मगर तुम्हारी माँ ने मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर भेजा। उनका इतना प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। तुम्हें पता है, जब मैं जादुई फलों की दुनिया में रहता था तब मेरी माँ भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पृथ्वी लोक पर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भेज दिया गया। उस दिन के बाद से मैंने कभी इस तरह से खाना नहीं खाया। तुम्हारी माँ ने मेरे लिए खाना बनाकर जो भेजा है, मुझे अपनी माँ की याद दिलाई है। इससे मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। मुझे तुम्हारी यह बात सुनकर बहुत दुख हो रहा है। तो तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? तुम्हारा तो यहाँ पर मन भी नहीं लगता होगा ना? हाँ मिंटू, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा परिवार हो। तो फिर तुम हमारे साथ मेरे घर चलो, वहां मैं हर रोज तुम्हारे साथ खेलूंगा और माँ अपने हाथों से खाना बनाकर रोज तुम्हें खिलाएंगे। फिर तुम्हें कभी किसी रामनगर नाम के गांव में गोपी नाम का व्यक्ति रहा करता था। रामनगर में रहने वाले बाकी किसान अपने खेतों में अनाज और सब्जियों की फसलें उगाया करते थे। वहीं गोपी अपनी जमीन पर फलों की खेती किया करता था। गोपी का फलों का बहुत ही सुंदर बगीचा था, जहां उसने बहुत तरह के फल उगाए हुए थे। देखो तो जरा, कितना अच्छा बगीचा लग रहा है। इसे देखकर तो मेरा मन खुश हो जाता है। हर तरफ से फलों की ही खुशबू आ रही है। वाह, आज पके हुए कुछ फल तोड़कर बाजार में बेच कर आता हूँ। गोपी शाम को सारे फल थोड़े थोड़े तोड़ लेता है और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच आता है। उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। शाम को गोपी अपने घर आता है। शांति, अरे ओ शांति, ये लो, ये पैसे संभाल कर रख लो। सूरज की अगले महीने की फीस भिजवानी है। क्या इससे सूरज की फीस हो जाएगी? नहीं नहीं, ये तो अभी बहुत कम है। अभी कुछ और समय लगेगा। गोपी का एक बेटा था, सूरज, जो पढ़ाई के लिए गांव से शहर गया हुआ था। अगली सुबह शांति, मैं बगीचे में फल तोड़ने जा रहा हूँ। आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आज थोड़े ज्यादा फल तोड़ूंगा ताकि जल्दी से पूरे पैसे जमा कर सकूं। वैसे भी हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। सूरज अगले हफ्ते तक घर आ जाएगा। ठीक है जी, आज ना मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फल तोड़ने में आपकी मदद करूंगी तो काम भी समय से हो जाएगा। उसके बाद दोनों अपने बगीचे में जाते हैं। वाह जी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, चलो चलो, अब जल्दी से काम पर लग जाते हैं। दोनों सभी फलों को थोड़ा थोड़ा तोड़कर कुछ टोकरियों में भर लेते हैं। शांति, अब तुम ना घर जाओ। मैंने सुबह ही टेम्पू वाले को बोल दिया था, वह आता ही होगा। उसी में रखकर मैं ये सारे फल बेच कर आऊंगा। और शांति अपने घर आ जाती है। अशोक अपना गाड़ी लेकर गोपी के बगीचे में आता है और वह इतने सारे फल देखकर हैरान रह जाता है। अरे वाह गोपी भाई, क्या बगीचा तैयार किया है आपने। एकदम रसीले फल है। सब भगवान की दुआ है। उसी गांव में चंदू रहता था, जो गोपी का पड़ोसी था। अरे, ये गोपी अपने फलों से भरी गाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे भी इसी की तरह फलों का बगीचा लगाना चाहिए था। चंदू गोपी के फलों की पैदावार से बहुत जलता था। इधर गोपी सारे फल बाजार ले जाता है। आज फिर गोपी को उन ताजे फलों के अच्छे पैसे मिलते हैं। रात को गोपी अपने घर आ जाता है। जी आप ना जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। और वो दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। तुम्हें पता है शांति, ताजे फल देखकर न सारे दुकानदार वाले मेरे फलों को खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। देखना, अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों उठते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी गांव का सेठ वहां आता है। अरे गोपी, कैसे हो तुम? तुम्हारे बगीचों की चर्चा तो दूर दूर के गांव तक हो रही है। अच्छा सुनो, मेरी बेटी को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो मुझे बहुत सारे ताजे फल चाहिए। हाँ हाँ सेठ जी, मैं आज शाम को ही फल तोड़ लूंगा। आपके आदमी कल सुबह किसी भी समय आकर फल लेकर जा सकते हैं। ऐसा बोलकर सेठ वहां से चला जाता है। गोपी भी बहुत खुश था। आज उसे फलों को लेकर बाजार नहीं जाना था। गोपी अपने बगीचे में जाता है और फल तोड़ने लगता है। ऐसे ही गोपी सारे फलों को एक एक टोकरी में भर लेता है।
बस कुछ और आम तोड़ लेता हूँ। उस पेड़ पर अभी सिर्फ 5 आम ही बचे थे। गोपी उन आम को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह आम टूट ही नहीं रहे थे। अरे ये पेड़ पर 5 ही आम है, लेकिन कब से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, टूट ही नहीं रहे। लगता है ये आम अभी पके नहीं है, इसीलिए नहीं टूट रहे। गोपी उस आम को छोड़कर दूसरे आम के पेड़ से आम तोड़ता है और शाम तक सारे फल अपने घर ले जाता है। ये लो, मैंने सारे फल बाहर वाले कमरे में रखवा दिए हैं। कल सेठ जी के आदमी इन्हें ले जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आज तो आपको बाजार भी नहीं जाना पड़ा। वह दोनों रात को खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह जब गोपी उठता है तो वह हैरान रह जाता है। अरे हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे सारे फल कहाँ चले गए? अरे क्या हो गया? मुझे लगा आपने सुबह सुबह ही फल सेठ जी के यहाँ भिजवा दिए होंगे। अरे नहीं शांति, हमारे सारे फल चोरी हो गए। मैं तो अभी सोकर उठा हूँ। और वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। सेठ जी के आदमी कभी भी आते होंगे। मुझे जल्दी जाकर और फल तोड़ने होंगे। अगर फल कम हुए तो सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। तभी सेठ का एक आदमी वहां आ जाता है। मुझे माफ कर दो, वो कल शाम को मैं फल। अरे गोपी भाई, यह अपने पैसे पकड़ो, अभी ज्यादा बात करने का समय नहीं है। सेठ जी को आपके भेजे हुए फल बहुत पसंद आए हैं। पूरे घर में आपके भेजे हुए ताजे फलों की खुशबू आ रही है और पूरा घर महक उठा है। यह लो अपने पूरे पैसे। अभी मैं चलता हूं, मुझे बाजार से मिठाइयां भी लेकर जाना है। लेकिन मैंने तो कोई फल भेजे ही नहीं, तो यह कैसे हो सकता है? गोपी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। क्या पता सेठ के आदमी रात को खुद ही सारे फल ले गए हों। अरे शांति, तुम भी कमाल कर रही हो। ऐसे बिना बताए वो लोग हमारे घर में कैसे घुस सकते हैं? ऐसे काम तो चोर ही करते हैं ना? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सेठ जी के पास जाकर उनको सब बता दूंगा कि मैंने कोई फल उनके यहां नहीं भेजे। मेरे सारे फल तो चोरी हो गए थे। उस दिन गोपी बगीचे में भी नहीं गया। अगली सुबह शांति, मैं सेठ जी से मिलने जा रहा हूं। जाने से पहले अपने बगीचे से कुछ फल तोड़कर ले जाऊंगा। जी, जैसा आपको सही लगे। गोपी सुबह सुबह अपने बगीचे में जाता है तो कुछ फलों के पौधे टूटे हुए थे और एक आदमी आम के पेड़ को पकड़कर रो रहा था। अरे ये सब क्या हो गया मेरे बगीचे को? चंदू, तुम यहाँ मेरे आम के पेड़ को पकड़कर क्या कर रहे हो? तभी उस आदमी के हाथ उस पेड़ से अपने आप छूट जाते हैं और वो भागकर गोपी के पैरों में गिर जाता है। अरे मुझे माफ कर दो गोपी भाई, आपके बगीचे के फल देखकर मैं लालच में आ गया था। मैंने ही आपके घर से वो सारे फल चुराए थे और अपने घर में छुपाकर रख लिए, पर जब मैंने बाद में देखा तो वहां एक भी फल नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि सारे फल आखिर कहाँ गए, इसलिए मैं रात को आपके बगीचे को बर्बाद करने यहाँ आया था। लेकिन जैसे ही मैंने इस आम के पेड़ को काटने के लिए से हाथ लगाया तो मेरे हाथ इसके साथ चिपक गए, मानो मुझे किसी ने पकड़ लिया हो। वो तो अब तुम आ गए हो तब जाकर मैं इस पेड़ से अलग हुआ हूँ। मुझे माफ कर दो भाई, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे अगर तुम्हें फल चाहिए थे तो तुम मुझसे कह देते, मैं खुद तुम्हें दे देता। लेकिन तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ कर दो, तुम्हारी खुशी देखी नहीं गई मुझसे, मैं लालच में आ गया था। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। चंदन वहां से चला जाता है और गोपी उस पेड़ को देखने लगता है और उसे हाथ लगाकर देखता है। ये चंदू क्या बोल रहा था? सुमेश नाम का एक किसान था। उसके पास कुछ खेती करने के लिए जमीन थी और उतनी ही जमीन पर जामुन के पेड़ों का बाग था जो उसके पिता ने बनाया था, जिससे वह अपने घर की जरूरत को पूरा करता था। उसके 2 बेटे थे और उसके बड़े बेटे का नाम मदन और छोटे बेटे का नाम रमेश था। जहां रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, वहीं दूसरी तरफ मदन बहुत चालाक और आलसी था। सुमेश की तबीयत ज्यादातर खराब रहती थी, इसलिए वह अपने बड़े बेटे की शादी कर देता है। एक दिन सुमेश की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसकी मृत्यु हो जाती है। सुमेश के मरने के बाद मदन की पत्नी बोलती है, सुनो जी, अब मेरे से काम नहीं किया जाता, तुम सासू माँ को बोल के बंटवारा कर लो। अरे
अभी पिताजी को गए कुछ ही दिन तो हुए हैं। ऐसे में माँ को बंटवारे के लिए कैसे बोल दूं? अगर रमेश की शादी हो गई ना तो माँ जी ना सब चीज उसी को दे देगी। वैसे भी वो उनका लाडला है। यही मौका है, खेत का हिस्सा तुम रख लो और उसको जामुन के लगे पेड़ वाला हिस्सा दे दो। और मदन अपनी बीवी के बातों में आकर अगले दिन अपने माँ के पास जाता है। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप रमेश और मेरा बंटवारा कर दो। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? ये सब तुम दोनों का ही तो है। तुम दोनों मिलजुल कर रह सकते हो। तभी वहाँ रमेश आ जाता है और उन दोनों को देखकर रमेश बोलता है, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं रमेश, मैं कह रहा था अब उन्हें हम दोनों के बीच बंटवारा कर देना चाहिए। तो आपको जैसे ठीक लगता है वैसा कर लीजिए भैया। आप जो करोगे हम सबके भले के लिए ही करोगे। और मदन जमीन के बंटवारे के लिए कागजात बनवा लेता है और सारी जमीन ले लेता है और जामुन के पेड़ रमेश को दे देता है। यह सब देखकर सरला रमेश से बोलती है, बेटा, तेरे भाई ने तेरे साथ धोखा किया है। उसने तुम्हें जामुन वाली जमीन दे दी और खुद खेती करने के लिए बाकी खेत ले लिए। नहीं माँ, भैया ने कम मेहनत वाला काम मुझे दिया है। देखो ना, मुझे तो जामुन के होते ही उन्हें बाजार में बेचना है, पर उन्हें तो खेतों में रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन रमेश मन ही मन में जानता था कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन जब जामुन खत्म हो जाएंगे तब तू क्या करेगा? लेकिन रमेश अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पुष्पा और मदन बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्होंने सारी जमीन हथिया ली थी। मदन कुछ जमीन बेचकर अपने लिए अलग घर बना लेता है। देखा, मैं ना कहती तो सारे खेतों का बंटवारा हो जाता और यह हमारा घर भी नहीं बन पाता। लेकिन पुष्पा, पहले तो खेतों में रमेश खेती कर दिया करता था, पर अब तो हमें ही काम करना पड़ेगा। अरे तुम ना बेवकूफ हो। अब रमेश पूरा दिन जामुन के पेड़ों पर क्या करेगा? तुम उससे मजदूरी करवा लिया करना और हम उसे खाने के लिए दे दिया करेंगे। ऐसे में एक मजदूर भी मिल जाएगा। अगले दिन आज जामुन के पेड़ देखकर आता हूँ, क्या पता उन्हें गुड़ाई और खाद की जरूरत हो। यह सोचकर रमेश जामुन के पेड़ देखने जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि पेड़ों पर बिल्कुल भी फल नहीं लगे हुए थे। पहले तो मैं यहाँ की सफाई कर देता हूँ। और रमेश पेड़ों के आसपास साफ सफाई कर देता है और सभी पेड़ों को पानी दे देता है। तभी वहां मदन भी आ जाता है। अरे रमेश, क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया, बस थोड़ी साफ सफाई कर रहा था। अरे मैंने तो यह जमीन तुझे तेरी भलाई के लिए दी है। फल आने पर बेच सकता है और साथ ही मेरे साथ खेतों में काम भी करवा सकता है। हाँ भैया, मैं आपके साथ काम करवा दूंगा। और फिर से मदन लेटकर आराम करने लगता है और रमेश को ही खेतों में काम करना पड़ता है। अब रोज रमेश पहले अपनी जामुन के पेड़ों को पानी देता, फिर मदन की खेतों में काम करता। बेटा, ये क्या कर रहा है? उसके खेतों में तू क्यों काम करने जाता है? माँ, मेरे पास तो कोई खेत है नहीं और जामुन के पेड़ों पर अभी तक कोई फल भी नहीं लगे हैं। दूसरी तरफ पुष्पा और मदन बहुत खुश थे कि उनकी सभी साजिश सफल हो रही थी। कुछ दिनों के बाद खेतों में काम करने के बाद जब रमेश अपनी जामुन के पेड़ों के पास जाता है तो वहां देखता है कि वहां एक चिड़िया गिरी पड़ी थी। वह उसे उठाता है। अरे ये तो घायल लग रही है। तो रमेश उसको अपने साथ घर ले जाता है और उसके जख्मों पर दवाई लगता है और उसे खाने के लिए गेहूं के दाने डालता है। अगली सुबह जब वह चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है तो रमेश उसे अपनी जामुन के बगीचे में ले जाता है और वह उड़कर पेड़ पर चली जाती है और बहुत मीठी स्वर में चहचहाने लगाती है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है इसकी ये मधुर आवाज सुनकर। और रमेश काम करने के लिए खेतों में चला जाता है। खेतों का काम खत्म करके ही जब रमेश वापस अपने खेत में आता है। अरे ये क्या, इतने सारे जामुन? सुबह तो एक भी जामुन नहीं था। शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा। और रमेश एक टोकरी में जामुन तोड़ कर रखने लगता है। रमेश बाजार में जाकर सभी जामुन बेच देता है और घर के लिए खाने का सामान ले जाता है और घर पहुंचकर वह सारी बात अपनी माँ को बताता है। बेटा, जिनका मन साफ होता है भगवान उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। अगले दिन अरे अभी कल ही तो जामुन तोड़े थे, आज फिर से जामुन कहाँ से आ गए पेड़ पर?
तभी वह चिड़िया वहां जाती है और वो चिड़िया एक परी बन जाती है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने इन सभी को जादुई पेड़ बना दिया है। अब इनका जामुन कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा बोलकर वह परी अदृश्य हो जाती है और रमेश पेड़ से जामुन तोड़ने लगता है। फिर वह बाजार में जाता है और पूरा दिन जामुन बेचता है और जब शाम को वह आता है तो मदन उससे बोलता है, अरे रमेश, आज काम नहीं करने आया खेत में? क्या हुआ? भैया, अब मैं आपकी खेतों में काम नहीं करूंगा। मैं अब बाजार में जामुन बेचा करूँ। मैं तो तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, अगर आप मेरी भलाई सोचते तो आप मुझे अपने खेतों में मजदूरी ना करवाते, बल्कि मुझे भी खेतों में हिस्सा देते। ऐसा बोलकर रमेश वहां से चला जाता है। अब रमेश रोज जादुई जामुन के पेड़ों से जामुन तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाने लगा। उसके जामुन बहुत अच्छे और रसीले थे। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आता है। अरे भाई, ये जामुन तो बहुत अच्छे हैं। कहाँ से खरीद के लाए हो इन्हें? आप बताओ, आपको कितनी जामुन चाहिए? मेरा खुद का जामुन का पेड़ है। अगर तुम्हारे पास इतना जामुन है तो तुम सभी मुझे बेच दिया करो। आपको कितने किलो जामुन चाहिए? देखो भाई, मैं एक कंपनी का मालिक हूँ और हम फलों का रस निकालकर बाजार में बेचते हैं, इसलिए हमें